मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे अमन से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता था। मैं जितना इस शख्स की नज़रों से बचने की कोशिश करती, वे ना जाने उसी जगह पर पहुंच जाता जहां मैं होती। बेशक वे लोग शहर में रहते थे, लेकिन जब भी वे जागीरदार थे, और जागीरदार ऐसे शौक़ रखते हैं कि घर की नौकर से अपना दिल बहला लेते हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ जब से इस घर में नौकरी करने जा रही थी, मैंने महसूस किया था कि मालकिन का छोटा बेटा अमन मुझे ही देखता रहता है। मुझे इस टाइम बहुत डर लगता था जब मालकिन मुझसे अमन के कमरे की सफाई करने के लिए कहती, क्योंकि वह घर पर ही होता था और इसलिए मुझे उसके कमरे में जाने से डर लगता था। वजह ये थी कि जब पहली बार उसके कमरे में सफाई करने के लिए गई थी, तो उस वक्त वह एलसीडी में गंदी सी मूवी देख रहा था। जैसे कि मैं कमरे में आई तो मेरी नज़र एलईडी पर पड़ी, तो मैंने फ़ौरन से नज़रें झुका दी और कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा, रुक क्यों गई हो, आओ कमरे की सफाई करो। मुझे लगता था कि मेरी मौजूदगी की वजह से वह टीवी बंद कर देगा, चैनल बदल देगा, लेकिन मुझे हैरत हुई कि मेरे अंदर आते ही उसने वॉल्यूम कुछ और ऊँचा कर दिया। मेरी उम्र कुल 16 साल थी और अमन भी 18 साल का होगा। कॉलेज में पढ़ता था और बाकी का टाइम घर में ही रहता, जैसे कि अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के होते हैं। मैंने कमरे का दरवाज़ा पूरा खोल दिया और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह मुझ पर बहुत तेज़ी से चिल्लाया और कहने लगा, अंधी हो क्या, एसी चल रही है और तुमने कमरे का दरवाज़ा खोल रखा है, बंद करके काम करो। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए फ़ौरन कमरे से बाहर निकल कर अम्मी के पास आ गई। मुझे इस तरह देखकर अम्मा मुझसे वजह पूछने लगी। मैंने कहा कि मुझे इस अमन से डर लगता है, मैं उसके कमरे का काम नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझसे कहा, तुम बर्तन धो लो, छोटे साहब के कमरे की सफाई मैं कर देती हूँ। अगले चंद रोज़ ही अम्मा उसके कमरे की सफाई करती रही और एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब वे किचन में आ गया और मुझे देखकर कहने लगा कि एक गिलास धो कर दो। लहजा वैसा ही था और घमंड से भरा हुआ। मैंने कांच का गिलास दिया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। गिलास के साथ उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। कहने लगा, मेरे कमरे की सफाई करने तुम क्यों नहीं आई हो? वे मेरे कुछ करीब होकर हल्के लहजे में पूछने लगा। मैंने कहा कि मेरा हाथ छोड़ो वरना शोर मचा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने पहले तो मना किया, फिर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा कि अगर कल तुम मेरे कमरे की सफाई करने के लिए नहीं आई तो देख लेना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर वे किचन से बाहर चला गया। पता नहीं इस लड़के को मुझसे क्या मसला था, क्यों मेरे पीछे पड़ा था। मैं अगले रोज़ भी उसके कमरे में नहीं गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना भारी पड़ेगा। मैं बर्तन धो रही थी कि मुझे अम्मा के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं भागी दौड़ी किचन से बाहर निकली। मेरी माँ सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी, शायद वे सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। मेरी तो जान ही निकल गई। मालकिन भी वहीं पर पहुंच गई, ड्राइवर को बुलाकर हॉस्पिटल ले गए। मैं रोई जा रही थी। मेरी माँ के पैर की हड्डी टूट गई थी, वे चलने से मजबूर थी। मालकिन ने सारे हॉस्पिटल का खर्चा उठाया और मैं घर में ही बैठ गई थी। 2 दिन तो काम पर भी नहीं गई। फिर तीसरे दिन ही अम्मा मुझसे कहने लगी थी, मालकिन के हम पर बहुत ज़्यादा एहसान है, इसलिए तुम काम पर चली जाओ। बात तो अम्मा की ठीक भी थी। उन्होंने अम्मा को मुट्ठी में 3000 के नोट दिए थे ताकि मुश्किल में काम आए। मैं तीसरे दिन काम पर चली गई। मालकिन ने मुझे कहा कि काम करने के बाद घर जाने से पहले पका हुआ खाना भी घर पर लेकर चली जाना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं झाड़ू लगाने लगी। अमन के कमरे में गई तो वे कमरे खाली था। मैंने सोचा कि उसके आने से पहले ही सफाई कर दूं, इसलिए मैंने झाड़ू एक तरफ रखी और उसके बेड की चादर ठीक करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने तकिया उठाया, यहाँ कुछ तकिए के नीचे मुझे जो नज़र आया, मैं देखकर पूरी तरह से घबरा गई। इससे पहले कि मैं तकिया वापस रखती, किसी ने मुझे बाजू से पकड़ कर खींचा। मैं इस टाइम काँप रही थी और अमन के सीने से जा टकराई थी और मैंने अपने आप को संभाला और पीछे हट गई। वे मेरा बाजू छोड़ चुका था। कहने लगा, बहुत शौक है तुम्हें मेरी जासूसी करने का। मैं पूरी तरह से घबराने लगी थी। मैंने कहा, मैं तो बस चादर सही कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि
मेरी बात यहीं पर पहुंची थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे बोलने से रोका और कहने लगा कि जो कुछ तुमने देखा है, अगर तुम्हें मेरी माँ को बताया तो याद रखना कि बहुत ज़्यादा पछताओगी। वे मेरे बेहद करीब होकर मुझे धमका रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ टाइम बाद वे मुझसे पीछे हटा और कहने लगा, वेरी गुड, बस ऐसे ही मेरी हर बात मानती रहो तो खुश रहोगी। चलो अब अपना काम करो। ये कहकर वह अपने बेड पर लेट गया और मैं झाड़ू लगाने लगी। जैसे ही मैंने उसका कमरा साफ़ किया और बाहर जाने लगी तो कहने लगा कि सुनो लड़की, इस आवाज़ से मेरे कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। ऐसा करो, मेरे जूते उतार दो। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैं उसकी गुलाम तो नहीं थी जो मुझसे जूते उतरवा रहा था। मैं वहीं पर खड़ी रही। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। वही गरूर और घमंड वाला अंदाज था। कहने लगा, सुनाई नहीं देता तो मैंने कहा कि मेरे जूते उतारो। बहुत ही घमंड वाला अंदाज था। मैं उस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए उसके पास आकर उसके जूते उतारने लगी। शायद ये अमीर घमंडी लड़कों की आदत होती है, किसी को मुसीबत में देखकर या किसी का मजबूरी में देखकर उनको आराम मिलता है। मैंने जूते उतार कर एक तरफ रख दिए। वो कहने लगा, सुनो इधर आओ। कहने लगा कि तकिया हटाओ और वे सिगरेट मेरे पास ले आओ। और वो बेड पर टेक लगा कर कह रहा था और उसके तकिए के नीचे मैंने एक शराब की छोटी सी बोतल और नशे सी सिगरेट देखी थी। मालकिन बेशक अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन ऐसी बातों से ना वाकिफ़ थी, वरना ज़रूर ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती। मैंने तकिया पीछे किया और सिगरेट की डिबिया अमन की तरफ बढ़ा दी। वे कहने लगा, सिगरेट निकालो और मेरे मुंह में रखो, फिर लाइटर से जलाओ। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मेरी बात पर वे हंसने लगा और कहने लगा कि मुझसे इनकार करने का मतलब समझती हो। इसकी बात पर मैं सहम सी गई। वे उठकर खड़ा हुआ और चलते हुए मेरे मुकाबले पर खड़ा हो गया। कहने लगा कि याद है, कुछ दिन पहले भी तुमने मुझे मना किया था और तुम मेरे कमरे की सफाई नहीं करोगी और बदले में मैंने तुम्हारी माँ की टांग तोड़ दी। ये सुनकर मैं दंग रह गई। ये कैसी हरकत थी जिससे मैं वाकिफ़ हो रही थी। कहने लगा, मैंने ही पानी सीढ़ियों पर डाला था और तुम्हारी माँ सीढ़ियों से ऐसी फिसली कि सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। अब देखो ना, तुम आ गई मेरे कमरे में। मुझे शख्स की घटिया सोच और घटिया हरकत पर अफसोस हुआ था। मैंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपनी मतलब की खातिर मेरी माँ को अपाहिज कर दिया। मेरी बात पर वह गुस्सा हुआ और मुस्कुराया और कहने लगा कि मरियम, अमन को कोई इनकार करे तो मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ता। चलो शाबाश, अब ये सिगरेट मेरे मुंह में डालो और लाइटर जलाओ। उसने दोबारा से कहा, गरीब होना शायद बहुत बड़ी आजमाइश होती है और अमीर लोग भी गरीबों की चंद ज़रूरत को पूरा करके उन्हें अपना गुलाम समझ लेते हैं। मैं नहीं जानती थी कि इस बार मेरा इनकार मुझे किस बड़ी मुसीबत में डाल देगा, लेकिन मैं वहाँ से चली गई। घर आकर मुझे रात भर नींद ना आई। मुझे लगा कि शायद अब हमारी नौकरी छूट जाएगी, अमन मुझे निकाल देगा। यकीनन मैं बदले में यही करेगा। अगली सुबह मैं डरते डरते काम पर गई तो लेकिन सब खुद से रोज़ जैसा ही लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ सुकून सा नहीं मिल रहा था। मेरा काम थोड़ा सा ही रह गया था जब मालकिन अमन से कह रही थी कि वह अपनी बहन के घर जा रही हैं, कल सुबह ही वापस लौटेंगी। वह भी उनके साथ चले, लेकिन वो इनकार कर रहा था। जब मुझे ये मालूम हुआ कि मालकिन जा रही हैं तो मैं झटपट अपना काम निपटाने लगी कि मैं उनके जाने से पहले ही बंगले से निकल जाऊं। मेरा काम भी तकरीबन ख़त्म हो चुका था। मैं भी मालकिन के साथ बाहर निकलने लगी थी, तभी अमन ने अपनी माँ से कहा, मैं नौकर के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, इस लड़की से कहो कि मेरे लिए खाना बना कर जाए। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बंद हो गईं और मालकिन कहने लगी कि मरियम, तुम अमन साहब के लिए खाना बना दो। मालकिन मैं ज़रूर खाना बना लेती, लेकिन आपको तो पता है ना मेरी अम्मा की तबीयत ख़राब है। मैंने उनसे कहा था कि वे खुद से बाहर से ऑर्डर करके मंगा दें, लेकिन वे नहीं माना। मालकिन मुझसे कहने लगी, मैंने अपने बेटे की ज़रूरत पूरी करने के लिए ही नौकरानी रखी है और अब अगर इसे तुम्हारे हाथ का खाना ही खाना है तो बना दो। क्या मैं तुम्हारी माँ के लिए इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ? खाना बनाने में वक्त कितना लगता है और वे मुझ पर अपना
किया हुआ एहसान दिखा कर चली गई। मुझे खाना बनाने पर एतराज़ नहीं था, मुझे अमन पर भरोसा ही ना था। अभी कल ही तो वह मुझे धमकी दे रहा था कि मैंने जल्दी से किचन का रुख किया और किचन में खाना बनाने वाले से पूछने लगी कि अमन क्या खाएगा। तो इससे पहले कि किचन में काम करने वाली औरत मुझे कुछ बताती और अमन किचन में आ गया और उससे कहने लगा कि तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर पर जाओ। ये सुनकर मेरे रंग उड़ गए। ये सुनकर वे किचन में काम करने वाली औरत से बाहर आ गई थी और अमन मुझसे कहने लगा कि खाना मुझे खाना है। मुझसे पूछो खाना बनाने वाले से क्यों पूछ रही हो, मुझे बिरयानी खानी है, साथ में शामी कबाब और मीठे में कस्टर्ड और अच्छा खासा खाना बताकर वे बाहर चला गया। मैं जितनी जल्दी सब कुछ बना सकती थी बना रही थी, लेकिन ये सब बनाते हुए भी मुझे 2 घंटे लग गए। मगर बहुत देर हो चुकी थी और अब तो अंधेरा होने लगा था। मुझे घर में भी अकेले जाना था। मैंने सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया और अपनी चादर को ओढ़ी और बाहर जाने लगी। बंगले के कुछ नौकर हर वक्त घर पर मौजूद होते थे और रहते भी बंगले के क्वार्टर में थे, लेकिन इस वक्त लॉन्च में मुझे अमन के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। अमन के वालिद और बड़ा भाई ज़्यादातर बाहर के मुल्क में रहते, कभी कभी पाकिस्तान का रुख कर लेते थे। मैंने लॉन्च में जब किसी नौकर को नहीं देखा तो तेज़ कदम उठाते हुए लॉन्च के बाहर वाले दरवाजे पर पहुंची। उस वक्त तक अमन डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था और जैसे ही मैंने लॉन्च का दरवाज़ा खोला तो वह दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह शायद चाबी से लॉक किया गया था और मैंने अमन की तरफ देखा तो वह बड़े मज़े से अपनी प्लेट से बिरयानी डाल कर खा रहा था और मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ अमन का किया धरा है। इस बंगले में अंदरूनी हिस्से में मैं और सिर्फ अमन थे। लॉन्च के अलावा और कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं था जहाँ से मैं बाहर निकल सकती थी। मेरी बेबसी का ऐसा आलम था कि मैं रोने लगी और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे देखकर अमन कहने लगा, मैंने सारे नौकर को आज रात की छुट्टी दी है और मरियम मेरे अलावा तुम्हारे अलावा उस घर में कोई नहीं है और इस घर में कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा, इसलिए तुम जितना चिल्लाओ चीख सकती हो। यह कहकर वे बिरयानी के साथ साथ कबाब भी खाने लगा। मैं उसके पास आ गई और कहने लगी कि आप प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दें, मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी, मुझे मेरे घर पर जाना है। लेकिन उसके सीने में दिल नहीं था। वह मुझसे कहने लगा, कहा था ना तुमसे मुझे इनकार मत किया करो, अब देख लिया ना अंजाम, मेरी अपनी जान पर बनी हुई थी। मैंने कहा कि मैं आइंदा आपकी किसी बात से इनकार नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे, शायद ये मेरी बेबसी की आखिरी बार थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया और वह कहने लगा कि देखो मरियम, बात यह है कि अगर कोई मेरी बात से इनकार करे तो मुझे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं बदला लिए नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिन्नतें कर रही हो और माफ़ी मांग रही हो तो ठीक है। उसने कस्टर्ड खाते हुए कहा, ये मेरी जान में जान आ गई थी। मैंने अपने हाथ साफ किए और कहा कि मुझे ये चाबी दे दे। मेरी बात सुनकर कहने लगा कि चाबी भी दे दूँगा, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले ये बर्तन तो उठाओ, यहाँ से सब कुछ नौकर तो जा चुके हैं, अब ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 8:30 बज रहे थे और मैं रोने लगी। जैसे मैंने सब कुछ उठाया और समेटा, बर्तन धोए और जब किचन से बाहर आई तो अमन नहीं था और उसके कमरे की लाइट ऑन थी। मेरा दिल चाहा कि फूट फूट कर रो दूँ। मैंने उस वक्त उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे चाबी लेनी थी और घमंडी शख्स के पास उसके कमरे के बाहर खड़ी कमरे पर दस्तक दी तो कहने लगा कि दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। मैंने जब ज़रा सा दरवाज़ा खोला तो वे बेड पर टेक लगाए बैठा था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि मुझे लॉन्च की चाबी दे दीजिए, 10 बजने वाले हैं, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, मैंने कब तुम्हें रोका है, जाओ बस बियर की बोतल ला दो फ्रिज से। मेरी बेबसी का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा था। मैं कमरे में आई और सामने से सिगरेट और लाइट उठाई और एक गिलास भी था। मैंने सिगरेट और लाइटर लिया और उस शख्स के पास आ गई। उसने इशारे से मुझे कहा कि सिगरेट में मेरे मुंह में रखो। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और मैंने सिगरेट उसके मुंह में रख दी और जलाया। सिगरेट का एक सिप लगाकर उसने धुआं मेरे मुंह पर उड़ा दिया और कहने लगा, आप मेरे फ्रिज से शराब निकाल कर लाओ और मुझे ला कर दो। उसकी बातें सुनकर मैं खड़ी की खड़ी रह गई।
कहने लगा, मरियम 10 बज रहे हैं, तुम अगर इतनी देर करोगी तो लोग उंगलियां तुम पर उठाएंगे। मुसलसल रोने से मेरी हिचकियां बंद हो गई थी, लेकिन उस आदमी के सीने में शायद दिल ही ना था। मैं उसके कमरे से गई और फ्रिज में से बोतल निकाली और उसको पास रखकर गिलास में डाल दिया, और इस वक्त मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ ले चुका था और मेरी सिसकियां इस कमरे में गूंजती रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई न था। रात के 3 बजे इस शख्स ने मुझे लॉन्च की चाबी दी और मेरा सब कुछ बर्बाद करने के बाद मुझसे कहने लगा कि अभी भी रात की सियाही बाकी है, रानी जल्दी से अपने घर चली जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और उसकी बात सुनकर मेरा दिल चाह रहा था कि इस आदमी का कत्ल कर दूं, लेकिन ये आदमी मेरे बस में ना था। मैंने कहा कि जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया है, खुदा करे तुम भी बर्बाद हो जाओ, तुम्हें कभी भी चैन ना आए, रोते हुए कोई तुम्हारे भी आंसू पोंछने वाला कोई ना हो। यह कहकर मैंने चाबी ली और बाहर चली गई, लेकिन मैं अपने घर पर नहीं गई थी, बल्कि मेरा रुख रोड की तरफ से था। मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अगला दिन मेरे लिए बदनामी ही लेकर आता। अच्छा था कि मैं किसी गाड़ी से टकरा कर मर जाती। मेरे माँ बाप भी यही सोचते कि मैं एक्सीडेंट की वजह से मर गई हूँ। मेरे सामने एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। उस वक्त सड़कें सुनसान थी, इसी वजह से गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। जब वे करीब आने लगी तो मैं उस गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली थी। बड़े ज़ोर से वे गाड़ी मुझसे टकराई थी और फिर मेरा सर किसी चीज़ से बड़ी दूर से जाकर टकराया। मैं बेहोश हो गई, लेकिन जैसे ज़िंदगी हमारे बस में नहीं होती, वैसे ही मौत भी हमारी बस में नहीं होती। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद थी। मुझे अपने बच जाने का अफसोस था। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके पास एक नौजवान लड़का भी बैठा था। मेरे सर में दर्द की बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया तो एहसास हुआ कि मेरे सर पट्टियों से जकड़ा हुआ है। वह औरत मुझसे कहने लगी कि आमिर, इसे होश आ गया है, जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। कुछ ही देर में नर्स और डॉक्टर भी मेरे कमरे में आ गए और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे, लेकिन मैं क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने अपनी याददाश्त खो जाने का बिल्कुल नाटक किया और वह औरत मुझे अपने घर लेकर चली गई थी। एक छोटे 3 कमरों के फ्लैट में मुझे अपने बेटे के साथ रखती थी और मैं उनकी ही गाड़ी से टकराई थी। काफ़ी नेक खातून थी, मेरा काफ़ी ख्याल भी रखा। जब मैं चलने फिरने के काबिल हो गई तो मैं खुद ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी और उसका बेटा एक डॉक्टर था इस फ्लैट के कमरे में, जिसने अपना क्लिनिक बनाया हुआ था। सुना था कि उसके हाथ में काफ़ी शिफा है। उसने कई बार मुझसे कहा था कि मैं अपने पिछले के बारे में सोचने की कोशिश करूं, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। लेकिन मैं भूली ही कब थी जो मुझे कुछ याद आ जाए। मैं सर का दर्द का बहाना बना लेती तो बड़ी भी मुझे अपनी बेटे को डांटने लगती। अरे ऐसे याद नहीं आ रहा है तो तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो। वह कहता कि अम्मा, इस लड़की की याददाश्त वापस आ सकती है, क्योंकि ये सब कुछ नहीं भूली है। इसे खाना पकाना अच्छे से आता है, ये सब पता है कि क्या चीज़ कैसे पकाते हैं, हर काम इसे करना आता है, और इसका मतलब ये है कि सब कुछ नहीं भूली है। ये सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन बहरहाल मैंने अपना नाटक जारी रखा। 1 साल बीत चुका था। बड़ी बीबी मुझसे बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी को शादी के लिए राज़ी कर लिया। आमिर की ज़रूरत तो मुझे भी थी, मैंने भी इनकार नहीं किया था। मेरी शादी आमिर से हो गई थी। आमिर बहुत ही अच्छा इंसान था, उसके साथ मैं बेहद खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक दिन मेरे होश उड़ गए। शाम की चाय में अक्सर आमिर के क्लिनिक नुमा कमरे में चाय देने के लिए चली जाती थी। ज़्यादातर इस वक्त वहाँ पर कोई मरीज़ नहीं होता था। ऐसे ही एक शाम थी जब मैं चाय का कप उसके कमरे में दरवाजे तक पहुँची, मगर अंदर से आने वाली आवाज़ ने मेरे पैरों को वहीं पर खड़ा कर दिया। मैंने उसे बर्बाद कर दिया। डॉक्टर भी मेरी मन्नतें कर रही थी, अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आया। मैं उसकी आवाज़ को कैसे भुला सकती थी। वे अमन था। देखिए मिस्टर अमन, आप खुद कह रहे हैं कि वे लड़की अब मर चुकी है और अब उस रात को उसकी मौत हो गई थी, तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते। भूल जाओ उस वाक़े को। आमिर उसे समझाने लगा कि कैसे भूल जाऊं, मैं भुला ही तो नहीं पा रहा हूं। मैं पिछले 1 साल से सोया नहीं हूं। मैं सोने के लिए आंखें बंद करता हूं तो मुझे उसकी सिसकियों वाली आवाज़ आने लगी है।
और मुझे लगता है कि वे मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रही है, कह रही है कि मुझे जाने दो, मेरे माँ-बाप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी आवाज़ मेरे कानों में हर वक़्त गूंजती रहती है। मुझ पर शराब भी असर नहीं करती है और ना ही नींद की दवाई। मैं सोना चाहता हूँ लेकिन सो नहीं पाता हूँ, मुझे सोने नहीं देती है। ऐसा करो डॉक्टर, मेरी जान ले लो, मैं नहीं पागल हो जाऊँगा। मुझे बद्दुआ लग गई है। काश मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफ़ी माँग लूँ और उससे कहूँ कि जो चाहे मुझसे बदला ले लो, लेकिन मुझे अपनी बद्दुआ से आज़ाद कर दो। मैं सोना चाहता हूँ। डॉक्टर, मैं पिछले 1 साल से नहीं सोया हूँ। ये बेबाकी से रो रहा था और मुझे खुदा की खुदाई पर इतना यकीन आ चुका था। मैं अभी उससे क्या बदला ले सकती थी जो मेरे रब ने इस शख्स को दिया था, और मैं वहीं से पलट कर चली गई थी क्योंकि मैं उस शख्स को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी।